हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कार्निलियन, आप देख रहे हैं कार्निलियन, ये कार्निलियन का ये चित्र है, ये तो फलक है। अब कार्निलियन क्या है? मध्य में बाएं के मनके, मध्य में बाएं जो मनके हैं, बीच में जो बाईं तरफ जो मनके हैं वो कार्निलियन है। इसमें देख रहे हैं बीच में और जो बाईं तरफ मनके हैं ये कार्निलियन है। मध्य में बाएं के मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों के बनाए गए हैं। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके यानी माला के मनके बनाए जाते हैं। ये माला है, इसके मनके बनाए गए हैं। उनमें छिद्र करके और उनमें धागा डाल के माला बनाई जाती है और बड़ी जटिल प्रक्रिया से बनाई जाती है ये जो मनके। मध्य से दाएं के पत्थर ये धारदार फलक हैं, ब्लेड्स हैं, जो फलक हैं जो हल में यूज़ होते हैं, हलों में प्रयोग होते हैं और कई जगह जो है कुल्हाड़े वगैरह में प्रयोग होते हैं। ये कार्निलियन के मनके हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ये चर्ट का पत्थर है जिसमें बाट का प्रयोग होता है, इसमें कोई निशान नहीं होता था। चर्ट पत्थर शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए इसका चर्ट पत्थर का प्रयोग होता था। देखिए बिल्कुल सफ़ेद सा है, छोटे बड़े बाट। इसके बाद फेयंस कह देते हैं, बात एक ही है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप यानी मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थर जो नदियों के किनारे मिलते हैं उनका चूरा बनाकर उनमें गोंद मिला के या कोई चिपचिपा पदार्थ मिलाकर बनाया जाता था। उस पर चिकनी सी चमकदार ग्लॉस यानी परत चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हरे समुद्री रंग होते थे। फेयंस के मनके, चूड़ियाँ, बाले, कान के जो बाले होते हैं और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये फेयंस देख लीजिए। उत्पादन तो लोथल में होता था फेयंस का, और इधर आप जो है फेयंस और जगह भी देख सकते हैं फेयंस के बारे में। ये फेयंस आप देखिए, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और बड़े नगरों में ज़्यादा फेयंस मिले हैं क्योंकि बड़े शहर ही इनको खरीद पाते थे। ये दो प्रमुख चीज़ें। अब ये पुरोहित राजा की मूर्ति है, इसने शायद सूती कपड़ा इन्होंने पहन रखा है, क्या शॉल पहन रखा है। इसके अलावा ये खिलौने हैं, पक्की मिट्टी के बने खिलौने, और ये एक मोहर है इधर दिखाई गई है। मोहर के ऊपर चिन्ह खास लिपि में लिखे गए हैं जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। अच्छा, ये एक कुआं है और ये गलियां हैं, आप जानते हैं मोहनजोदड़ो की गलियां और कुआं। तो इसके अलावा हड़प्पा नगर में की गई चिनाई देखिए, ये कैसी शानदार चिनाई है। अब ये लोथल को आप देख लीजिए कहाँ पर है, लोथल नगर, क्योंकि लोथल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर हम बार बार। ये लोथल नगर है, ध्यान से देखिए। लोथल नगर आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये लोथल नगर। लोथल में बड़ा डॉकयार्ड था। SR राव ने इसको आज़ादी के बाद इसकी खोज की लोथल की। राखाल दास बनर्जी ने कहा अरे ये तो डॉकयार्ड है, 214 गुणा 36 मीटर। कलकत्ता के लोग तो जानते हैं उनके यहाँ डायमंड हार्बर है। ये लोथल गुजरात में खंबात की खाड़ी में थोड़ा अंदर की तरफ। ये थोड़ी सी जानकारी हमने, क्योंकि हम भूल जानते हैं बार बार, इसको हमें थोड़ा ध्यान रखना था। और इसके बाद हम मूल रूप से, ये मुद्रांकन है,
बोरों के ऊपर या डब्बों के ऊपर ये मुद्रांकन किया जाता था। ये मुद्रांकन किया गया, आप देखिए गीली मिट्टी लगाई जाती थी रस्सी के ऊपर और इसके ऊपर मुद्रा की मोहर लगा दी जाती थी, सील लगा दी जाती थी। तो जो भी गंतव्य स्थान है जहाँ सामान जाना है, चाहे 3000 किलोमीटर जाना है, अगर ये मिट्टी की मोहर टूट जाती थी इसका मतलब किसी ने सामान निकालने की कोशिश की, ऐसा। इसीलिए मुद्रांकन बड़ा विश्वसनीय था उस युग में। रोपड़ में मिला है ये मुद्रांकन, रोपड़ यानी पंजाब में। अब हम छोटी छोटी बातें देखें, कोई हम मिस ना कर दें। ईंटें और प्लास्टर किया गया, चारकोल की परत चलाई गई, चारों ओर कमरे थे ये महान स्नानागार में। लोथल और कालीबंगा में अग्निकुंड मिले हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे शहरों में बड़े भंडार मिले हैं भोजन के, खाद्यान्न के। और मोहनजोदड़ो नगर में 700 कुएँ मिले हैं, 8 कुएँ वहाँ पर मिले हैं। ये जो दूसरा नगर है हड़प्पा, हड़प्पा में भी वही चीज़ें मिलती हैं, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर। ये दूर दूर से आयात किए जाते थे। हाथी दांत का भी प्रयोग होता था, हाथी दांत के आभूषण पहनते थे। ये देखिए खिलौना गाड़ी, ये मिट्टी का बना हल। ये लोथल का बंदरगाह है, 214 मीटर गुणा 36 मीटर लोथल का डॉकयार्ड है। इसकी खोज आज़ादी के बाद हुई, SR राव ने की। धौलावीरा शहर 3 भागों में बटा हुआ था, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा 2-2 भागों में बटे हुए थे। एक पश्चिमी शहर, एक पूर्वी शहर। पूर्वी शहर मज़दूरों का था, पश्चिमी शहर प्रशासकों का था। धौलावीरा में ऐसे 3 शहर बने हुए थे और इसके चारों ओर ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये इसमें पत्थर नहीं, ईंटों की ही दीवारें बनाई गई थी। बाहर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए खुला हॉल था। साबरमती के किनारे खंभात की खाड़ी में लोथल मिला है। यहाँ पत्थर, शंख और धातुओं की चीज़ों का प्रमुख केंद्र था। अब ये हमने छोटी छोटी बातें पढ़ ली हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। आगे हम ये देखते हैं, सारा रिव्यू करते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा है। इसके बाद आप देखेंगे हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। ये सबसे विशाल शहर था, 250 एकड़ में फैला हुआ था, 700 कुएँ थे। यहाँ पर महान स्नानागार था, अन्नागार था, 78 कमरे थे कॉलेज में 78 कमरे थे। और कार्लिनियन और फेयांस, सोना चांदी, आइवरी और इलेक्ट्रम होता है सोना चांदी की मालाएं बनती थी। और 1980 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया। ये देख लीजिए मोहनजोदड़ो की पहले खोज 1911-12 में DR हार्डिकर ने की, लेकिन हार्डिकर ने सोचा कि ये मिट्टी के कुछ भट्टे ही हैं, ईंट के भट्टे हैं पक्की, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद में राखालदास बनर्जी ने जो बौद्धिक स्तूप वहाँ जो मिला उसके अंदर से खुदाई की तो बहुत बड़ा नगर सामने आया। लरकाना डिस्ट्रिक्ट के पास है ये और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आप ये देखेंगे मानचित्र में, ये है मोहनजोदड़ो नगर। घग्गर हाकरा नदी और सिंधु नदी के बीच में सेंट्रल इसकी पोजीशन है। घग्गर हाकरा नदी और साइड से जा रही है, सिंधु नदी जा रही है, बीच में मोहनजोदड़ो की सेंट्रल पोजीशन है। ये पूरी सभ्यता के 250 नगरों में, अब तो 1500 नगरों की खोज हो गई, लेकिन 250 मध्यम दर्जे के थे और 12 बड़े नगर थे। तो ये 12 बड़े नगरों में था, का सबसे बड़ा केंद्र था। और आप जानते हैं ये 250 एकड़ में फैला हुआ था, 250 हेक्टेयर में फैला था, 620 एकड़ में। 700 कुएँ थे। महान स्नानागार आप जानते हैं, अन्नागार यानी ग्रैंडरी जानते हैं। 78 कमरों का कॉलेज था। कार्निलियन, फयांस, हाथी दांत, सोना चांदी और इलेक्ट्रम, सोना चांदी का मिश्रण होता है। इनके और वो मूल रूप से
इनके आभूषण बनते थे और 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया। अच्छा, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल पोजीशन है इसकी घग्गर हाकरा रिवर और सिंधु के बीच में। तो मोहनजोदड़ो के बारे में तो हमने काफ़ी पढ़ लिया है। इसमें जो ग्रैनरी थी 45.71 यानी खाद्यान्न का जो भंडार था, गोदाम था, 45.71 गुणा 15.23 मीटर ये लंबाई और चौड़ाई है और ग्रैनरी थी जिसको व्हीलर ने बाद में खोज के निकाला। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में फ़र्क यही था कि मोहनजोदड़ो में ग्रैनरी शहर के अंदर थी और हड़प्पा में ग्रैनरी शहर के बाहर थी। अब हड़प्पा के बारे में थोड़ा कम पढ़ा है तो पढ़ें। सबसे पहले हड़प्पा की खोज की 1920 में माना जाएगा, लेकिन 1920 में माधव स्वरूप वत्स वहाँ गए और उन्होंने हड़प्पा में ग्रैनरी की खोज की। हड़प्पा में ग्रैनरी खाद्यान्न भंडार ग्रैनरी की खोज की और 1921 में उसे घोषित किया गया, इसीलिए माधव स्वरूप वत्स को ये श्रेय दिया जाता है। हालांकि शुरू में खुदाई जो है और कुछ मोहरें 1921 में दयाराम साहनी ने निकाली, लेकिन 20 में ही ग्रैनरी माधव स्वरूप वत्स ने खोज ली थी, इसीलिए हड़प्पा की खोज का श्रेय माधव स्वरूप वत्स को ही जाता है। और ये सब पुरातत्ववेत्ता मिल के काम करते थे। ये पंजाब के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट शहर से 25 किलोमीटर दूर रावी नदी के लेफ़्ट बैंक में पश्चिमी किनारे पर ये था हड़प्पा शहर। ये किला शहर था, सिटाडेल था, फोर्ट सिटी था, नगर किला 150 हेक्टेयर में फैला हुआ था और मोहनजोदड़ो से 100 हेक्टेयर कम था। और दीवार पर सुरक्षा प्रबंध के लिए बुर्ज बने हुए थे, वहाँ सैनिक रहते थे। 370 एकड़ का क्षेत्र था, 23,500 के करीब इनकी जनसंख्या थी। इसमें 8 कुएं मिले हैं, लेकिन पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि लगभग इस शहर में 30 कुएं रहे होंगे, ये मान लिया है उन्होंने। आप जानते हैं मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले हैं। फोर्ट में यानी सिटाडेल सिटी किले में, जिसे पश्चिमी टीला भी कहा जाता है, पकी हुई ईंटों की इमारतें मिली हैं। 1921 में माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की, क्योंकि 1920 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा में खाद्यान्न भंडार ग्रैनरी की एक रिपोर्ट पेश की और इसमें दयाराम साहनी ने 1921 में मोहरें निकाली और दोनों ही बहुत महान पुरातत्ववेत्ता थे, लेकिन नेतृत्व जॉन मार्शल के प्रशिक्षण से इन्होंने कार्य किया। तो अब ये क्लियर हो गया हड़प्पा 1921। हड़प्पा में कुएं मिले हैं 30 कुएं, पब्लिक और प्राइवेट वेल यानी लोगों के अपने या सार्वजनिक वेल 8 खुदाई और उत्खनन के बाद प्राप्त हुए हैं। बाकी का भी पता नहीं है, लेकिन अनुमानित 30 ही हैं। इतने बड़े शहर में 30 तो रहे होंगे। ग्रैनरी जो खाद्यान्न भंडार है वो शहर से बाहर है और यहाँ 6 ग्रैनरीज हैं, 6 खाद्यान्न भंडार है और नीचे वो जो खाद्यान्न भंडार पक्की ईंटों के बने हुए हैं और कुछ ईंटें वर्तुलाकार हैं और ऊपर से ये लकड़ी के बने हुए थे। लकड़ी आप जानते हैं इतने समय में नष्ट हो जाती है। तो ये हड़प्पा में दूसरी चीज़ क्या मिली है? खाद्यान्न भंडार। तीसरी बात पता चली है कि 6 बार इस शहर का पुनर्निर्माण हुआ, 6 बार बना, क्योंकि 6 परतें मिली हैं। किले में मजदूर बाहर लोअर टाउन में रहते थे और जो घर थे, घरों में जो आंगन थे वो थोड़े नीचे होते थे, क्योंकि पानी के निकालने की कोशिश होती थी। बहुत अच्छी नालियों की व्यवस्था थी। 275 वर्ग मीटर में फैला हुआ ये शहर, इसमें 6 अन्नागार थे, 6 अनाज के गोदाम थे। उनके चित्र मिले हैं, आपने देखा भी है उनके। अब आप देखेंगे और 16 इसमें अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड नाशपाती के आकार के थे। गोबर और कोलतार से इन अग्निकुंडों की व्यवस्था की गई है। आप थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए।
ठीक। तो यानी एक दुर्ग शहर और निचला शहर, 2 शहर यहाँ पर होते थे, इसको आप अच्छे से जान गए हैं। आगे की जानकारी पर हम चलते हैं। हड़प्पा में एक पुरुष का लाल पत्थर का धड़ मिला है, दूसरी एक नरकट्टी की मूर्ति मिली है। दोनों ही कला की दृष्टि से उत्तम है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, आप ये जानते हैं। तो आइए मानचित्र में देखिए, साहिवाल के पास ये रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा शहर है। यहाँ पर दूसरा, जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं हड़प्पा की बस्ती के, तो हमें एक ग्रेवयार्ड या मिलती है, सीमेंट्री। यहाँ की कब्रगाह में काफ़ी कब्रें मिली हैं। कब्रों में कांसे के दर्पण मिले हैं लोगों के साथ, और बहुमूल्य वस्तुएं उनके साथ दफन की गई हैं। यानी मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना उनके मन में थी किसी न किसी रूप में। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार आप देखें अच्छे से। ये मांडा जम्मू कश्मीर से दायमाबाद तक ये 1400 किलोमीटर का क्षेत्र है। जब उत्तर से दक्षिण से आते हैं, जब पूर्व से पश्चिम में जाते हैं, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर से लेकर सुक्ता गंदौर बलूचिस्तान में, ये इतना बड़ा तो क्षेत्रफल हो गया। ये गणित जैसा त्रिभुज तो बनेगा नहीं, त्रिभुजाकार क्षेत्र है। दुनिया की जितनी भी, और इसका समुद्री मार्ग 1300 किलोमीटर है। ये गुजरात में के तट में, पाकिस्तान में सिंध प्रांत के तट से आगे तक जाता है। तो ये पूरा जो है, जो क्षेत्र है लगभग, जिसमें आज की बात करें तो 1500 शहर मिल चुके हैं, जिसमें से 2 शहर अफ़गानिस्तान में हैं, 475 पाकिस्तान में, बाकी 1000 से अधिक भारत में है। क्योंकि हड़प्पा शहर की पहले खोज हुई, इसीलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता पारंपरिक रूप से कहा जाता है। जहाँ भी सभ्यताओं में पहले शहर की खोज हुई, उसी के नाम पे रखा गया। बेशक मोहनजोदड़ो भी बड़ा शहर था, और 1000 से ज़्यादा शहर जो है भारत में थे, और ज़्यादा शहर सरस्वती नदी के किनारे थे, जो विलुप्त हो चुकी है। अच्छा, आप देख लीजिए, त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी। यानी कहेंगे कि उस समय दुनिया का सबसे बड़ा देश यही था। कांस्य युगीन सभ्यता में जब ब्रॉन्ज का यानी कांसे का प्रयोग होता था, तांबा और टिन मिला के एक सख्त धातु कांस्य का प्रयोग होता था, कांसे का, और जब लोहे का प्रयोग अभी शुरू नहीं हुआ था। इसका विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर कहते हैं। 250 मध्यम दर्जे के शहर थे। 1947 तक 40 शहरों की खोज हुई। आज यहाँ 1500 शहर खोजे जा चुके हैं इस सभ्यता में। क्षेत्र विस्तार के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता, सुमेर सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और कांस्य युगीन चीन की ह्वांग-हो नदी की सभ्यता इन सब से आगे थी। तो आपने इसके बारे में ये जानकारी की। आपको एक विशेष ध्यान रखना है, आज के समय में अगर हम चलेंगे तो सिंधु नदी तो 3120 किलोमीटर लंबी है, और दूसरी जो नदी है रावी नदी, ये 720 किलोमीटर लंबी है। तो सिंधु नदी रावी में मिल जाती, रावी नदी सिंधु में मिल जाती है। सिंधु बहुत बड़ी नदी है, 3120 किलोमीटर। तो उसका दुनिया में 22वां स्थान है, 22वीं दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और रावी नदी 720 किलोमीटर की इसमें मिल जाती है। रावी के किनारे तो हड़प्पा बसा हुआ है। सिंधु से ये मोहनजोदड़ो से हड़प्पा का जो मार्ग है, आज अगर आप जाएंगे, आज ट्रैवल करेंगे, जो भी साधन उपलब्ध है, सड़क कभी टेढ़ी मेढ़ी भी जाती है, 672.7 किलोमीटर है। अब आप देखेंगे इसके विस्तार देख लिया आपने, 12,99,600 किलोमीटर। भूल जाएं तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग लिख दीजिए, ये गणित नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मूल तो हमें तार्किक बातों पर आगे जाना है। मकान के विषय में आपको ये बताया गया था कि मकान में जब प्रवेश करते हैं, यहाँ से एक बड़ी 3 से 6 फीट की दीवार होती थी, और यहाँ से
मूलतः 5-6 फीट की दीवार होती थी। या आप यहाँ से जाएंगे, सीधे घर को देख नहीं सकते थे। यानी लोग एकांतता की बात करते थे, प्राइवेसी की बात जो आधुनिक युग में की जाती है। मकान में एक कुआं था, एक बाथरूम था, एक किचन था, ढलान वाली ईंटें यहाँ लगी हुई थी, नालियाँ थी, और ढलान वाली नालियों से सीधी घर के पास की छोटी नालियों से, घर के पास की बड़ी नालियों से, और फिर शहर की मेन नालियों में जो ढकी होती थी, ये सारा गंदा पानी चले जाता था। जाली वाली ईंटें यहाँ लगी होती थी घर में, सब जगह, इधर भी। और जो ठोस पदार्थ एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, बाथरूम के, टॉयलेट के, किचन के, और बाकी पानी, गंदा पानी रिस के नालियों से चले जाता था। ये राजपथ है जो लगभग 10 मीटर होता था, कहीं 8 भी था कई शहरों में, लेकिन ये 10 मीटर राजपथ था। लेकिन सभी सड़कें, छोटी बड़ी नालियाँ 90 डिग्री के कोण में काटती थी। पूरे शहर की नालियाँ एक जगह मिलती थी। नालियों में कई जगह मेन होल्स भी थे जहाँ पट्टियों को हटा के कूड़ा हटा दिया जाता था। तो इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग। और अगर आपको घर में आना है तो आप पीछे से आ सकते थे, सीधे आपको घर में आने की ज़रूरत नहीं है। पहली मंजिल में जाना है तो सीढ़ियों से चढ़ के अंदर, मकान के अंदर सीढ़ियाँ देखी गई हैं, ऊपर भी आप जा सकते थे। दूसरा, गली में प्रवेश। 2 या 3 मंजिल के, सामान्य तो 1-2 मंजिल के मकान थे, 4-5 कमरे थे उसमें। और सबसे बड़ा मकान जो हड़प्पा में मिला है वो 30 कमरों का मिला है। हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं अब है। और हड़प्पा में क्या मिला है? एक तांबे का दर्पण मिला है। तांबा पहली धातु थी जिसका मनुष्य ने प्रयोग किया। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। अधिकांश मोहरों और मुद्राएं जो हैं सेल खड़ी में पत्थर की थी। सेल खड़ी यानी सोप स्टोन, मुलायम सॉफ्ट स्टोन भी कहते हैं इसे। सोप स्टोन बड़ा सॉफ्ट, बड़ा नरम पत्थर था। इंग्लिश में इसे स्टीटाइट कहते हैं। तो अधिकांश मोहरें इसी की मिली हैं। कोलतार को गलाने के लिए एक कांसे का पात्र मिला है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आप जानते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जो डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, उनका सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा है। 26 वर्ष की उम्र में डायरेक्टर जनरल बने। 1876 में इनका जन्म हुआ और 26 वर्ष रहे। और इनके नेतृत्व में डोनाल्ड सानी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, मैके, कई महान पुरातत्ववेताओं ने काम किया, लेकिन इनके निर्देशन में काम किया। 3250 से 2700, यानी जॉन मार्शल ने 5250 वर्ष पहले इसकी आयु, इसका समय निश्चित किया। भारतीय इतिहास को 3000 वर्ष पूर्व किया उन्होंने। वैज्ञानिक ढंग से जहाँ था उसे 3000 वर्ष पूरा किया, इसकी डेट निश्चित की। इन्होंने रेडियो कार्बन 14 डेटिंग से इसका अनुमान लगाया। रेडियो कार्बन 14 डेटिंग में हमारे शरीर का कार्बन, इसका एक हाफ लाइफ पीरियड होता है 5600 वर्ष में, लगभग 5600 वर्ष में आधा हो जाता है। उससे किसी जीव के शरीर के अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। जिस यंत्र से नापा जाता है उसे गाइगर काउंटर कहा जाता है। तो जॉन मार्शल ने अनुमान लगाया कि ये सभ्यता 5250 वर्ष पुरानी है। सिर्फ आज से 100 वर्ष पहले खुदाई हुई थी। यह 1920 का वर्ष है जब ये खुदाई शुरू हुई है। आज 2020 है। एक प्रमुख बात है कि हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख नगरों में फ्लड कंट्रोल की व्यवस्था थी। एक मोहनजोदड़ो का उदाहरण दे रहे हैं। मोहनजोदड़ो में शहर की दीवार के पर, शहर के बाहर ऊंची दीवार बना रखी थी जो सिंधु नदी के पानी को, क्योंकि बरसात में ये उफन जाती थी, पर नियंत्रण रखती थी। बांध बनाए इन्होंने, और ये बांध के ऊपर से भी नदी का पानी अगर आ जाता था, इनकी इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग थी, तो इन्होंने उस पानी को इकट्ठा करने के लिए टैंक बना रखे थे और उन पानी का अगले 4-5 महीनों में अपने यहाँ ये उपयोग करते थे। यानी और घरों में भी इनका प्रयोग होता था। यानी मोहनजोदड़ो में बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल और उस पानी को इकट्ठा करके फिर उपयोग किया जाता था, जल संचयन किया जाता था। कितनी शानदार बात है, कितनी आधुनिक प्लानिंग है। इसको देखकर जॉन मार्शल और मैके जो वाह वाह कर चुके।
उन्होंने कहा, मैके ने कहा कि इतनी शानदार मोहनजोदड़ो जैसा शहर दुनिया में नहीं था, किसी भी आधुनिक नगर से उसकी तुलना की जा सकती है। उसकी नालियाँ जो हैं, उसकी ढलवां नालियाँ, 90 डिग्री में काटती हुई सड़कें, और दुनिया में कांस्ययुगीन सभ्यता में, उस चीन में, मेसोपोटामिया में, सुमेर में, कहीं भी किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं था। इतना शानदार नगर दुनिया में कहीं भी नहीं था। मैके ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की। अब हमने जो पढ़ा उसको दोबारा से रिव्यू कर लें। लेकिन ट्रेडर्स ये बड़ी दूर दूर तक व्यापार करते थे। ओमान में एक कुएं में इनके अवशेष भी मिले हैं, सिंधु घाटी की मुद्राएं मिली हैं। अरब प्रायद्वीप के कई देशों से व्यापार करते थे वह सब, और सब जगह मुद्राओं में निकल मिला है जो सिंधु घाटी में पाया जाता था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग दूर दूर तक समुद्र व्यापार करते थे। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ नहीं होता था, तो इन्हें ये वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती थी, अब ये देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी, आज भी गुजरात के व्यापारी जो हैं दुनिया भर के डायमंड ट्रेड पर कंट्रोल करते हैं। 13% हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो ये हमारी परंपरा है पुरानी। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी, इनकी कार्यशालाएं यानी वर्कशॉप, फैक्ट्रियाँ कहाँ से कच्चा माल प्राप्त करते थे। सोना हमारे देश में कम होता था, तो अफ़गानिस्तान, फ़ारस यानी ईरान इराक का क्षेत्र, और कर्नाटक में दक्षिण भारत से सोना प्राप्त किया जाता था, कोलार गोल्ड माइंस से। ये सोने का फ्लड कंट्रोल का हमने पढ़ लिया है। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से प्राप्त होती थी हड़प्पा सभ्यता के शहरों को। और तांबा राजस्थान में खेतड़ी से प्राप्त होता था, और बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त होता था। ये तो भारत ही था, एक तरह से अविभाजित भारत था। और लेकिन आज के संदर्भ में मैंने ऐसे बता दिया है, ठीक है। बड़े शहर आज पाकिस्तान में ही है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। टीन यानी रांगा, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, BRONZ, ब्रॉन्ज, कांसा, जो कि सख्त धातु थी। सारी सभ्यताएं कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो इन दोनों को मिला के, जो कॉपर और टीन को मिला के, ये मध्य एशिया से प्राप्त होता था। मध्य एशिया के देशों के बारे में आपने 11वीं में पढ़ा था, जहाँ जहाँ चंगेज खान ने आक्रमण किया। निशापुर की भी बात आपने सुनी। मध्य एशिया से जहाँ 17 लाख लोगों को उसने मार दिया था। मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान में रांगा यहाँ से प्राप्त होता था, और इन दोनों धातुओं को मिला के कांसा बनाया जाता था। कांसा जो कि एक सख्त धातु थी दोनों से। अब यह है कि सीसा कहाँ से प्राप्त होता था, ईरान से, जिसको लेड कहते हैं, PB इसका साइन है। अफ़गानिस्तान से, राजस्थान से, साउथ इंडिया से। गोमेद कहाँ से प्राप्त होता था, सौराष्ट्र, गुजरात से। गुजराती लोग शुरू से भी बहुत अच्छे व्यापारी हैं, देश का उन्होंने सम्मान बढ़ाया है। फिरोज़ा यानी आसमानी रंग, फिरोज़ा की वस्तुएं, फिरोज़ा कलर के, फिरोज़ा हमें कहाँ से प्राप्त होता था, आसमानी रंग के सुंदर चीज़ें कहाँ से फिरोज़ा प्राप्त होता था हमें, ईरान से। लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि हमें कहाँ से, मेसोपोटामिया और इराक से प्राप्त होती थी। प्रेशस स्टोन था, ये सभी प्रेशस स्टोन हैं, फिरोज़ा यानी बहुमूल्य पत्थर, जिनका आभूषणों के बनाने में प्रयोग होता था। लोथल गुजरात में, इसके बारे में आपको अभी बताया था कि लोथल में की खोज राखालदास बनर्जी का भी योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान SR राव का है। और लोथल नगर की खोज SR राव द्वारा 1955 में की है। आपको टाइमलाइन में SR राव द्वारा लोथल की खुदाई प्रारंभ की, ठीक है। और इसमें माधव स्वरूप वत्स जो जॉन मार्शल से प्रशिक्षित थे, उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की। जॉन मार्शल तो आप के बारे में आप काफ़ी जान चुके हैं, उनका योगदान अविस्मरणीय है। भारत उनका काफ़ी कृतज्ञ है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के ना चाहने पर भी भारतीय पुरातत्ववेताओं को प्रशिक्षित किया, और वैज्ञानिक ढंग से पुराने बायोलॉजिस्ट यानी एंशियंट, प्राचीन
जीवों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक, प्राचीन पेड़ पौधों के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को बुलाया और अनुमान लगाया आहार वगैरह की आदतों का और जीवन का। कितना बड़ा उन्होंने काम किया। और रेडियो कार्बन डेटिंग किसी भी के आधार पे उन्होंने दुनिया में सिद्ध कर दिया। और उन्होंने देखिए मैके इस समय भारत में नहीं थे, मैके को 1925 में 1 वर्ष के लिए बुलाया और विशेष स्पेशल ऑफिसर बनाया। वो नालियों के अध्ययन करने के स्पेशल ऑफिसर थे। मैके ने कहा कि इतनी शानदार नालियाँ तो कहीं भी दुनिया में नहीं हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो उत्तम प्रशासक ही ऐसा कार्य कर सकता है। और ये सभी बड़े नगरों में ये शानदार नालियाँ थी। और लोथल में तो बाद में व्हीलर ने बताया इतनी शानदार नालियाँ थी कि एक ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ा है सीमलेस, उसमें कोई जोड़ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल आगे चलते हैं। 1999 में एक खुदाई से एक बोर्ड मिला जो मोहनजोदड़ो शहर के बाहर लगा होता था। इसको कोई पढ़ सकता है तो बताए, कोशिश की करके बताएंगे विद्यार्थी। आगे आपने ही इसको संभालना है। इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन सत्य से बात प्रमाणित होती है। इसको कोई भी नहीं पढ़ पाया है। हम केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से ही इतना पता कर रहे हैं कि मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, सुमेर सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं से, मिस्र की सभ्यता से श्रेष्ठ सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें कलात्मकता पे भी इतना ज़्यादा जोर नहीं था, इसमें उपयोगिता पर ज़्यादा जोर था वस्तुओं की। वही तो बड़ी बात होती है, कलात्मकता से ज़्यादा उपयोगिता। और कलात्मकता में वो किसी से कम नहीं थे हालांकि, लेकिन उपयोगिता, ये पुरोहित राजा की मूर्ति, शायद यही यहाँ के बड़े सम्राट रहे होंगे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है नहीं, क्योंकि जब महल देखा गया तो उसमें कोई ऐसे विशेष सिंहासन वगैरह नहीं थे। तो इसके बारे में अनुमान मूल रूप से व्यापारी वर्ग और कृषक वर्ग वहाँ रहा करता था। अब कनिंघम भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। लेकिन कनिंघम को भ्रम हुआ कि ये शायद 6ठी और 4ठी शताब्दी की कोई बड़ी प्राचीन भारतीय राजा का नगर है, लेकिन उनका ये भ्रम गलत था। हालांकि हड़प्पा सब के बारे में और भी बातें होती थी। हड़प्पा की अगर बात करें तो 1826, 1831 और फिर 1856, 3 बार। 1826 में मैसन, एक अंग्रेज ने इसकी ओर इंगित किया। 1831 में कर्नल बर्न्स ने